गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम कक्षा 12 बायोलॉजी का जो एजी बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान का जो विषय पढ़ रहे थे, उस विषय में हमारा जो आज का पॉइंट है वो है संकरण की विधियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पादप होते हैं, उनमें संकरण की क्रिया होती है, उनके हमने चरण पढ़े थे कि संकरण कैसे होता है। उसमें जनकों का चुनाव करते हैं, जनकों का चुनाव करने के बाद जनकों का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें विपूषण की क्रिया करवाते हैं, थैलीकरण की क्रिया करवाते हैं, बैगिंग की क्रिया करवाते हैं, फिर उनका वितरण करते हैं, गुणन करते हैं। अब ये पढ़ने के उपरांत हमारे पास ये पादपों में संकरण की क्रिया है। देखो इसका पॉइंट है, इसकी 4 विधियां हैं। क्या है? 4 विधियां। हमारे पास एक विधि का नाम है वंशावली विधि। क्या है? वंशावली विधि है। दूसरी हमारे पास है वो है पुंज विधि। कौन सी है? पुंज विधि। तीसरी हमारे पास विधि है वो है प्रतीप विधि, और चौथी हमारे पास है वो है बहुसंकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संकरण विधियों में पहली विधि हमारे पास वो है वंशावली। वंशावली विधि। दूसरी हमारे पास इसकी विधि है वो है पुंज विधि। पुंज विधि। तीसरी हमारे पास की विधि है वो है प्रतीप विधि। प्रतीप विधि। चौथी हमारे पास इसकी जो विधि है वो बहुसंकरण। ये 4 विधियां। इन चारों विधियों में से प्रश्न आता है एक, और इसके ठीक अथवा में जो प्रश्न आएगा वो आएगा हमारे पास अलग। एक ही पार्ट में से अथवा आएगा। ये पार्ट हमारा 8 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर का ये प्रश्न आता है। लेकिन इस 4 नंबर के प्रश्न में आपको वंशावली विधियां याद नहीं करनी है। वंशावली विधियां अथवा में एक तरफ होती है और इसके अथवा में दूसरी तरफ अन्य प्रश्न होता है। ठीक है, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो इन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में ही है ये। इनके प्रतीप संकरण की विधि है, पुंज विधि है, बहुसंकरण। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम, यानी विधियां ही हैं, केवल इनके नाम है आपके, तो नाम देख के हम यहाँ पर इनके बारे में बहुवंशावली, यानी एक वंश से दूसरे वंश में प्रतीप संकरण चलता है। पुंज विधि का मतलब, ठीक है, प्रतीप विधि है, बहुसंकरण। ठीक है, तो इन विधियों के तुम्हें क्या करना है? नाम याद रखने। इसके पश्चात अगला हमारा जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब है म्यूटेशन। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में आने वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन। ठीक है, हम यहां पर क्या है ये पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन क्या है? आप पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं तो नाम सुना होगा। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है? हमारे पास जीन होते हैं। ध्यान सुना, यहाँ पर जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है? जीन। क्या करता है? कौन? जीन करता है। और यदि ये जीन उन लक्षणों को ले जाते समय इसकी संरचना में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन, और अचानक परिवर्तन होने के पश्चात वो परिवर्तन यदि वंशांगत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। किसी जीव की जीनी संरचना में या जीन संरचना में अचानक परिवर्तन हो जाता है
और होने वाला परिवर्तन क्या हो जाता है, वंशांगत, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे किसी व्यक्ति का पैर टूट गया, क्या हो गया, पैर टूट गया, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां उनके पैर टूटे हुए नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि उस प्राणी की जीन संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वंशांगति का मतलब हो गया कि जीन में संरचना में ऐसा परिवर्तन होना जिससे वो लक्षण क्या हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाता है, वही लक्षण क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन का लक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उदाहरण बता दूं मैं तुम्हें। जैसे किसी के मधुमेह रोग होता है, शुगर हो जाती है, डायबिटीज, तो उनके आने वाली पीढ़ियों की भी क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। हीमोफीलिया रोग है, ठीक है ना, ये वंशागत रोग है। इन सब रोगों के, तो यहाँ पर हमारे पास जो जीन है उस जीन का नाम क्या है, देखो यहाँ पर म्यूटेशन, क्या है यहाँ पर, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब हो गया उत्परिवर्तन। अब हमारे पास यहाँ एक जीन है जिसका नाम है क्या, म्यूटोन, क्या है, म्यूटोन, ये जीन है। जब म्यूटोन जीन की संरचना में अचानक से परिवर्तन हो जाता है तो उत्पन्न संतति में क्या हो जाते हैं, लक्षण उत्पन्न, नए लक्षण आ जाएंगे। और जब संतति में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और वो लक्षण क्या हो जाते हैं, वंशांगत चलने लग जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं इसकी, ठीक है, तो यह लिखो, जब किसी जीव की जीन संरचना, कोष्ठक में लिख देना यहां पर म्यूटेशन, म्यूटोन, जीन संरचना में अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन हो जाता है और उत्पन्न लक्षण क्या हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशांगत, पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशांगत हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कहा जाता है। यदि लक्षण वंशांगत नहीं होता है तो उत्परिवर्तन नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात, समझ गए? यानी एक ही पीढ़ी तक वो लक्षण रहता है, अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, तो उत्परिवर्तन नहीं कहलाएगा। यदि उत्पन्न होने वाला लक्षण क्या है, वंशांगत हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे आप, म्यूटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इस म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, होंगो डिवरीज ने किया था। किसने किया था, होंगो डिवरीज ने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था सन 1900 में। लेकिन मैं ये एक बात बता दूं, हमारे पास एक सेट राइट नाम के अंग्रेज किसान थे। क्या थे, सेट राइट नाम का एक अंग्रेज किसान था। उसने क्या किया था, एक लंबे पैरों वाली भेड़ से एक छोटे पैरों वाली भेड़ में परिवर्तन कर दिया था, यानी उसके लक्षण को बदल दिया था उसने, और लक्षण को बदल कर क्या कर दिया था, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। लेकिन वो अपनी बात की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए उसका नाम नहीं है। तो उत्परिवर्तन की खोज का श्रेय किसको जाता है, होंगो डिवरीज को जाता है। किसको जाता है, होंगो डिवरीज। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, म्यूटेशन शब्द का प्रयोग
सन 1900 में होंगो डी वरीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, यानी इसने क्या उत्परिवर्तन की खोज की थी। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास सन 1900 बहुत सालों पहले 1791 में क्या सेट राइट ने छोटे पैरों वाले बेड का निर्माण कर दिया था, लेकिन वो अपनी बात की व्याख्या नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ठीक है, सेट राइट अंग्रेज किसान ने कब 1791 में एक छोटे पैरों वाली भेड़ में उत्परिवर्तन के लक्षण उत्पन्न किए एवं लक्षणों का क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, उसने बताया कि कब की बात है, 1791 में इसने ऐसी बात बता दी थी, लेकिन ये अपनी बात की क्या नहीं कर सका था, अपनी बात की व्याख्या नहीं कर सका था। ठीक है, इसके पश्चात 1910 में आया था मॉर्गन, टी मॉर्गन का नाम सुना होगा, जिसने सहलगनता प्रस्तुत की थी। क्या की थी? सहलगनता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सहलगनता के बारे में किसने बताया था, तो सहलगनता के बारे में टी मॉर्गन ने बताया था। और ड्रोसोफिला है, उस ड्रोसोफिला में क्या किया था, उसका अध्ययन किया था उसने। तो यहाँ पर उत्परिवर्तन के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि म्यूटेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम सन 1900 में होंगो डी वरीज ने किया था। ठीक है, इसके पश्चात सेट राइट ने 1910 में किया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अगला व्यक्ति कौन आ रहा है हमारे पास, टी मॉर्गन या मॉर्गन। 1910 में कब की बात है, मॉर्गन ये आया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला है, उस ड्रोसोफिला में श्वेत नेत्रों के ऊपर क्या किया था, अध्ययन किया, और अध्ययन करके क्या बताया, सहलगनता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया? सहलगनता का मतलब होता है कि जिसमें जीन जोड़ियां क्या होती हैं, वंशांगत होते समय पृथक नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, सहलगनता। और जिसमें जीन जोड़ियां पृथक हो जाती उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपके नहीं है कक्षा 12 बायोलॉजी वालों के, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर सहलगनता क्या होती है, स्वतंत्र। जब F1PD में जीन जोड़ियां जाती हैं और जीन जोड़ियां आपस में पृथक हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, या स्वतंत्र हो जाती है तो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। और यदि वंशांगति के समय जीन जोड़ियां आपस में पृथक नहीं होती है, साथ साथ जुड़ी हुई रहती हैं, तो क्या कहलाता है, सहलगनता। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद कौन है, तो सहलगनता क्या है, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद है। ठीक है, तो टी मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जानते हो क्या, घरेलू मक्खी है ये। घरेलू मक्खी
में श्वेत नेत्र का अध्ययन किया और संलग्नता का नियम प्रस्तुत किया। समझ गए? ये हमारे पास क्या पढ़ रहे हैं हम? उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। टी मॉर्गन ने क्या, ड्रोसोफिला हमारे पास घरेलू मक्खी है, उस घरेलू मक्खी में उसने क्या किया था? श्वेत नेत्रों के अध्ययन किया और सहलगनता का नियम प्रस्तुत किया। यहाँ पर ध्यान रखना, सहलगनता किसका अपवाद है? स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद। तो यहाँ पर नोट लगा के लिखो, नोट। स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद सहलगनता है। क्या है? अपवाद सहलगनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ये उत्परिवर्तन। तो परिभाषा में क्या है? जब किसी जीव की जीन संरचना कौन सी है? म्यूटोन जीन है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, संरचना में अचानक परिवर्तन हो जाता है और उत्पन्न लक्षण वंशागत हो जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे तो ही क्या होगा? उत्पन्न, तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। किसने बताया था? होंगो डीवरीज ने बताया। सेट राइट ने क्या किया? इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है ना, और एक छोटे पैरों वाले भेड़ के बारे में उसने बताया। टी मॉर्गन था हमारे पास, या मॉर्गन है, इस मॉर्गन ने क्या किया था? यानी ड्रोसोफिला में श्वेत नेत्रों का अध्ययन किया था। अब हमारे पास उत्परिवर्तन के प्रकार है। क्या है? उत्परिवर्तन के प्रकार। यहाँ मिटा रहा हूं मैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पर। देखो, दो शब्द आएंगे। एक तो आएगा हमारे पास उत्परिवर्तन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम उत्परिवर्तन जन। दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो क्या है हमारे पास? उत्परिवर्तन के प्रकार, और एक हमारे पास है उत्परिवर्तन के जन। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन के प्रकार। दो प्रकार का होता है फिर। एक तो होता है शव उत्परिवर्तन। क्या होता है? शव उत्परिवर्तन। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। कौन सा होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। ये दो है। नाम से ही पता चल रहा है। क्या? नाम से ही पता है। यानी हमारे पास ध्यान रखना, मैं इधर एक शब्द लिख रहा हूं, उत्परिवर्तन जन। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन जन। इसका मतलब होता है कारक, यानी ऐसे कोई कारक जो उत्परिवर्तन की क्रिया को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। क्या कहलाते हैं?
उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। जैसे रोग जन क्या होते हैं, रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोग कारक बोलते हैं। ऐसे उत्परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन जन। समझ गए मेरी बात। यहाँ पर उत्परिवर्तन जन है हमारे पास, इसका मतलब ये बाद में पढ़ेंगे हम ये, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसा कारक है जो उत्परिवर्तन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो वो उत्परिवर्तन जन कहलाएगा। उत्परिवर्तन जन भौतिक भी होते हैं, रासायनिक भी होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक भी होते हैं, रासायनिक भी होते हैं। ठीक है ना, भौतिक का मतलब हो गया हमारे पास कोई एक्सरे किरणें, गामा किरणें, ये भौतिक परिवर्तन में आती है। और रासायनिक परिवर्तन में हमारे पास आजकल हम खेतों में आपको पता है 1000 प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। ठीक है ना, सब्जी के मायने गया बाजार में टमाटर लेगा, दवाई लिया यार फलान कवकनाशी, शाकनाशी, कि पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। तो इन दवाइयों को देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। उससे उस पादप की जीन संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उस पादप को खाने वाले जीवों की भी जीन संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे स्व उत्परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि यदि किसी जीव है, कोई भी जीव, उस जीव की जीन संरचना में स्वतः ही या प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है और उत्पन्न संतति क्या हो जाती है, अपने जनकों से भिन्न हो जाती है। तो क्या कहलाता है, स्व उत्परिवर्तन। ठीक है, देखो जब किसी जीव की जीन संरचना में प्राकृतिक रूप अथवा धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो उसे स्व उत्परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए, स्व उत्परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी गति से होती है। क्या होती है, धीमी गति से होती है। ठीक है, इस परिवर्तन के समय जीन संरचना में परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि हम ये भी ले सकते हैं कि यदि किसी जीव की जीन संरचना में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है, बिना किसी कारक के स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व उत्परिवर्तन। यहां पर लिख दो, अर्थात किसी जीव की जीन संरचना में बिना किसी कारक के ही
स्वतः ही लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे स्व-उत्परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए? ये तो था क्या, स्व-उत्परिवर्तन। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है वो है प्रेरित। कौन सा आता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। नाम से ही पता चलता है, यानी किसी बाह्य कारक, चाहे वो भौतिक हो चाहे से क्या हो रासायनिक, क्या हो भौतिक, इसमें दो कारक होते हैं, एक होता है हमारे पास कौन सा है भौतिक, और एक हमारे पास कौन सा है रासायनिक। इन भौतिक और रासायनिक कारकों में से कोई भी कारक है वो किसी जीव की जीन संरचना में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन। तो लिखो, जब किसी जीव की जीन संरचना में किसी बाह्य कारक किसी बाह्य भौतिक एवं रासायनिक कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, तो उसे प्रेरित उत्परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए? हमारे पास कोई भी भौतिक कारक है, कोई रासायनिक कारक है, जिसके कारण क्या हो गया, उसकी जीन संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है? प्रेरित उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी होती है, तीव्र गति से। यह उत्परिवर्तन तीव्र गति से संपन्न होता है, अर्थात जीन संरचना में शीघ्रता से परिवर्तन होता है। ठीक है? ये हमारे पास क्या था, प्रेरित उत्परिवर्तन। एक बाह्य कारक भौतिक एवं रासायनिक कारकों से तो क्या हो गया हमारे पास, यानी प्रेरित उत्परिवर्तन, और एक किसी जीव की जीन संरचना में स्वतः उत्परिवर्तन हो गया तो क्या कहलाएगा, स्व उत्परिवर्तन। तो हमारे पास ये दोनों ही पॉइंट थे। ठीक है? आज के लिए हमारा यही पॉइंट रहेगा। कल हम पढ़ेंगे वो है उत्परिवर्तन जन, यानी कौन कौन से कारक हैं
जिनसे उत्परिवर्तन हो सकता है। भौतिक भी होते हैं, रासायनिक भी होते हैं। ठीक है, 2-4 दिन से आपके वीडियो थे वो नहीं डाले थे मैं किसी कारणवश चला गया था। ठीक है, इसलिए अब कंटिन्यू आपकी कक्षा चलेगी। जो भी समस्या हो आप चैनल में या लाइक में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस तरह में ये समस्या है। ठीक है, जय हिंद।